हम नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, जिसका उदाहरण था परमाणु भट्टी, जिसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, जिसका उदाहरण परमाणु बम का अध्ययन करना है। क्या है परमाणु बम? ये एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, इस प्रकार की बनावट होती है परमाणु बम की। इसमें मोटी चद्दर की दोहरी दीवार का एक खोखला गोला है, दोहरी दीवार का धातु का गोलाकार खोल है। इसके अंदर विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के 2 या 2 से अधिक पैकेट होते हैं, और ये पैकेट इस प्रकार इस चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित किए हुए होते हैं। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जो कि विखंडनीय पदार्थ है, इस विखंडनीय पदार्थ के 2 या 2 से अधिक पैकेट इस चित्रानुसार व्यवस्थित किए हुए होते हैं। इस चित्र में अपन ने 4 पैकेट दर्शाए। एक ये पैकेट है, ये विखंडनीय पदार्थ का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। प्रत्येक पैकेट का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से थोड़ा ज्यादा होता है, अर्थात क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। क्रांतिक द्रव्यमान उस द्रव्यमान को कहते हैं, विखंडनीय पदार्थ का वह द्रव्यमान जिस पर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, और यदि द्रव्यमान उससे कम है तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो प्रत्येक पैकेट का जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से थोड़ा ज्यादा होता है, अर्थात क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। इस प्रकार के 2 या 2 से अधिक पैकेट व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। इस दोहरी दीवार के धातु के गोलाकार खोल में 2 या 2 से अधिक विखंडनीय पदार्थ के पैकेट व्यवस्थित कर दिए जाते हैं, जिनके मध्य में एक न्यूट्रॉन स्रोत होता है। जब तक ये पैकेट अलग अलग हैं, तो चूंकि प्रत्येक पैकेट का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती। इन पैकेट्स के पीछे ये विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ के रूप में टीएनटी का उपयोग करते हैं। तो इन विस्फोटक पदार्थों को जैसे ही विस्फोटित किया जाता है, वैसे ही ये जो विखंडनीय पदार्थ के पैकेट हैं ये फट जाते हैं तथा सभी पैकेट एक जगह आ जाते हैं, यानी पूरा द्रव्यमान एक जगह एकत्रित हो जाता है। जैसे ही ये पैकेट फटकर संपूर्ण द्रव्यमान एक जगह एकत्रित होगा, तो उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से बहुत अधिक हो जाएगा तथा नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई नियंत्रक छड़ें नहीं होती हैं, इसलिए नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से बढ़ती है तथा कुछ ही क्षण में अनियंत्रित हो जाती है तथा अनियंत्रित रूप से विस्फोट के रूप में एक प्रचंड ऊष्मीय ऊर्जा एक साथ उत्पन्न होती है, जिससे इसके चारों ओर कई किलोमीटर तक जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो आग पकड़ लेते हैं तथा वो पूरा एरिया जलकर राख हो जाता है। तो इस प्रकार का होता है परमाणु बम। अब अपन जो नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ रहे थे, नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से 2 प्रकार की होती हैं। एक थी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जिसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। दूसरी थी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो अब अपन अध्ययन करेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं? यानी वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनमें 2 हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ऐसी नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनमें 2 हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ऐसी नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में
जो उत्पाद नाभिक है, दो हल्के नाभिकों के जुड़ने से जो भारी नाभिक बनता है, अर्थात जो उत्पाद नाभिक है, उसका द्रव्यमान संलयित होने वाले क्रियाकारी नाभिकों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, जो कि E बराबर mc² होता है, जहां m द्रव्यमान में हुई क्षति है, c प्रकाश की चाल है, तो m × c² ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात नाभिकीय संलयन में जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उस उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले दोनों हल्के नाभिकों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस ऊर्जा को नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण जिसमें 3 1H2 ड्यूट्रियम नाभिक, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है 1H2, 3 ड्यूट्रियम नाभिक संलयित होते हैं और एक हीलियम नाभिक बनता है। साथ में एक हाइड्रोजन नाभिक यानी प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होता है और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये एक नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तो किस प्रकार 3 ड्यूट्रियम नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, इसकी क्रिया विधि समझिए। 2 ड्यूट्रियम नाभिक संलयित होते हैं और एक हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H3 बनता है। साथ में एक प्रोटॉन उत्पन्न होता है और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, द्रव्यमान में जो कमी आती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, उसका मान होता है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 1H3 हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये पुनः 1H2 यानी ड्यूट्रियम से संलयित होकर और हीलियम नाभिक बनाता है, 2He4 बनाता है। साथ में एक न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होता है और जो द्रव्यमान में कमी आती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, उसका मान होता है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इन दोनों का योग करें तो देखिए 1H3 से 1H3 कैंसिल हो जाएगा, 1H2 + 1H2 + 1H2 यानी 3 ड्यूट्रियम नाभिक संलयित हुए, एक हीलियम नाभिक बना, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और इन दोनों ऊर्जाओं का योग करेंगे तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण तो यह है जिसमें 3 ड्यूट्रियम नाभिक संलयित होकर और एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, साथ में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होता है और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी क्रिया विधि यह है। इस प्रकार पहले 2 ड्यूट्रियम नाभिक संलयित होते हैं, एक जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक 1H3 बनता है, साथ में एक प्रोटॉन और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये 1H3 जो नाभिक है वो पुनः ड्यूट्रियम नाभिक से संलयित होता है और फिर बनाता है 2He4 यानी हीलियम का नाभिक, और एक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह है इसकी क्रिया विधि। दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होते हैं और एक हीलियम नाभिक बनता है, साथ में 2 पॉजिट्रॉन यानी 2 पॉजिटिव बीटा कण, 2 ऊर्जा के कण, 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ये 2 प्रकार से संपन्न हो सकती है। एक को अपन प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर कहते हैं, दूसरे को कार्बन नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं, जिसका अपन अलग से अध्ययन करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल ये जिसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होते हैं और एक हीलियम नाभिक बनता है, साथ में 2 पॉजिटिव बीटा कण यानी पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एक दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए कुछ आवश्यक प्रतिबंध है। सामान्य परिस्थितियों में नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध, नाभिकीय संलयन के लिए अति उच्च ताप 10⁸ केल्विन की कोटि के अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है। क्यों? देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जब 2 धनावेशित नाभिक परस्पर समीप आते हैं तो उनके मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके विरुद्ध नाभिकों को जोड़ने के लिए उच्च गतिज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
और वो उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। अति उच्च ताप प्रदान करके उन नाभिकों को अति उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है ताकि वो कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक दूसरे की ओर गति करते हुए एक दूसरे में समाहित हो जाए अपनी उच्च गतिज ऊर्जा से, अर्थात दो नाभिक आपस में जुड़ जाए। तो नाभिकीय संलयन के लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है, यानी 10 की घात 8 केल्विन की कोटि का अति उच्च ताप चाहिए दो नाभिकों को संलयित करने के लिए, दो हल्के नाभिकों को जोड़ने के लिए। क्यों चाहिए अति उच्च ताप? अपन अभी कह रहे हैं कि अति उच्च ताप की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, नाभिकीय संलयन में जब दो धनावेशित नाभिक परस्पर एक दूसरे के समीप आते हैं जुड़ने के लिए, तो उनके बीच कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और इस कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यदि उनको जोड़ना है तो उनको उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है ताकि उस उच्च गतिज ऊर्जा से वो दोनों धनावेशित नाभिक एक दूसरे में समाहित हो जाए, और उस उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली शर्त हुई कि नाभिकों के संलयन के लिए, यानी संलयन अभिक्रिया के लिए अति उच्च ताप 10 की घात 8 केल्विन की कोटि के अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, संलयित होने वाले नाभिक बाहुल्य में होने चाहिए ताकि ये संलयन प्रक्रिया लगातार चलती रहे। संलयित होने वाले नाभिक प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, बाहुल्य में होने चाहिए ताकि संलयन अभिक्रिया लगातार संपन्न होती रहे। तीसरी शर्त, अति उच्च ताप पर नाभिकों के संरोधन के लिए, यदि अति उच्च ताप कर दिया गया नाभिकों का, यानी उनको अति उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान कर दी गई, तो नाभिकों को संरोधित करने के लिए, एक जगह रखने के लिए, ताकि वो परस्पर जुड़ सके, यानी कहीं स्पेस में दूर भाग नहीं जाए, एक दूसरे से जुड़ सके, उसके लिए अति उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है। ये तीसरी शर्त। देखिए, अति उच्च ताप पर द्रव्य के संरोधन के लिए, यानी नाभिकों के संरोधन के लिए अति उच्च दाब होना चाहिए ताकि वो नाभिक परस्पर एक दूसरे से जुड़ सके। तो अति उच्च ताप पर द्रव्य के संरोधन के लिए अति उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 शर्तें होती हैं नाभिकीय संलयन के लिए। पहली शर्त, नाभिकों के संलयन के लिए अति उच्च ताप 10 की घात 8 केल्विन की कोटि के अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। सूर्य और सूर्य जैसे जितने भी तारे हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत ये ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं ही होती हैं। दूसरी शर्त, संलयित होने वाले नाभिक बाहुल्य में होने चाहिए, प्रचुर मात्रा में होने चाहिए ताकि संलयन अभिक्रिया लगातार अनवरत चलती रहे। इसके अलावा अति उच्च ताप पर द्रव्य के संरोधन के लिए अति उच्च दाब होना चाहिए। ये 3 शर्तें होती हैं नाभिकीय संलयन के लिए। अब देखिए, सूर्य पर जो ताप नाभिकीय अभिक्रिया, जिससे जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, उसमें इस ताप नाभिक जिसमें 4 हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, साथ में 2 बीटा कण यानी 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लगभग ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में इस ताप नाभिकीय अभिक्रिया को ऊर्जा का स्रोत माना गया है, लेकिन ये ताप नाभिकीय जो अभिक्रिया है वो संपन्न होने के 2 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। यानी ये ताप नाभिकीय अभिक्रिया ही ऊर्जा का स्रोत माना गया है सूर्य में, लेकिन ये ताप नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होने की 2 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और उसमें 2 संभावनाओं में पहली है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और दूसरी होती है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो सबसे पहले आप समझिए प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, यानी वास्तविकता क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत इस ताप नाभिकीय अभिक्रिया को माना गया है, यानी जिसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर और एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, साथ में 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके संपन्न होने की 2 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। ये केवल संभावनाएं हैं, वास्तविकता का पता नहीं है। तो 2 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और उन 2 संभावनाओं के नाम रखे गए, एक का प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, दूसरा
कार्बन नाइट्रोजन चक्कर। तो पहला समझ रहे हैं अपन प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होते हैं और एक हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसको ड्यूट्रियम कहते हैं अपन 1H2 बनता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये जो ड्यूट्रियम नाभिक बना 2 हाइड्रोजन नाभिकों के संलयित होने से ये पुनः हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है और एक हीलियम का समस्थानिक 2He3 बनाता है, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये 2He3 पुनः हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है और हीलियम नाभिक बनाता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि इन तीनों जो अभिक्रियाएं हैं इनका योग कर दें तो देखिए 1H2 से 1H2 कैंसिल हो जाएगा, 2He3 से 2He3 कैंसिल हो जाएगा। बराबर के निशान के बाईं ओर देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन नाभिक, ये 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होते हैं और बराबर के निशान के दूसरी साइड देखिए 2He3 से 2He3 कैंसिल हो गया, 1H2 से 1H2 कैंसिल हो गया, एक हीलियम नाभिक, 1 और 2 ये पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो, इन सब ऊर्जाओं का योग करते हैं तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, इसको कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। अब इसका दूसरी जो संभावना व्यक्त की गई वो है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन कार्बन नाइट्रोजन चक्र। नंबर 2 कार्बन नाइट्रोजन चक्र, यानी तापनाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होने की ये दूसरी संभावना, जिसको अपन कार्बन नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। देखिए इसमें एक कार्बन नाभिक C612 हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है और बनाता है N713 प्लस द्रव्यमान में जो कमी आती है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये N713 नाभिक से बीटा क्षय होता है, इससे एक पॉजिटिव बीटा कण निकलता है, साथ में न्यूट्रिनो और द्रव्यमान में जो कमी आती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और नाभिक बनता है C613। ये C613 नाभिक पुनः हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है और बनाता है N714 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये N714 पुनः हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है और बनाता है OH15 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस OH15 से एक पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है, बनता है N715, एक पॉजिटिव बीटा कण, साथ में न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा, और N715 फिर एक हाइड्रोजन नाभिक से 1H1 से संलयित होता है और बनाता है C612 प्लस एक हीलियम नाभिक और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि इन सब अभिक्रियाओं को देखो, इन अभिक्रियाओं में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है, न्यूक्लियन संरक्षण सिद्धांत की, यानी परमाणु क्रमांक यहाँ 6 है और एक हाइड्रोजन नाभिक इसमें जुड़ा C612 में एक 1H1 जुड़ गया तो कुल परमाणु क्रमांक का योग यानी आवेश का जो कुल योग है वो 6 और 1 7, तो अभिक्रिया के बाद भी आपको 7 ही मिलेगा। इसी प्रकार न्यूक्लियनों की कुल संख्या 12 और 1 13, तो अभिक्रिया के बाद भी 13 मिलेगी। इसके अलावा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है, यानी द्रव्यमान में कमी आएगी तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, यदि कहीं ऊर्जा में कमी आएगी तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति हो जाएगी। नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूक्लियनों का संरक्षण होता है, यानी न्यूक्लियनों की कुल संख्या अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद संरक्षित रहती है। अभिक्रिया के पहले जितनी कुल संख्या थी न्यूक्लियनों की, अभिक्रिया के बाद भी उतनी मिलेगी। इसके अलावा आवेश का संरक्षण होता है, यानी परमाणु क्रमांक अभिक्रिया के पहले परमाणु क्रमांक का कुल योग अभिक्रिया के पश्चात बने जो उत्पाद नाभिक हैं उनमें परमाणु क्रमांकों का कुल योग उसके बराबर होता है। इसके अलावा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है, यानी द्रव्यमान में कमी आएगी तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और ऊर्जा में कमी आएगी तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल भंडार संरक्षित रहता है नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान। इसके अलावा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है और कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना होती है। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि C612 में एक हाइड्रोजन नाभिक संलयित होता है तो N713 बनता है, इससे एक पॉजिटिव बीटा कण उत्सर्जित होता है, C613 में बदल जाता है। ये C613 पुनः एक हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है, N714 बनाता है। ये N714 नाभिक पुनः एक हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है
OH 15 बनाता है और इस OH 15 से एक बीटा पॉजिटिव बीटा कण उत्सर्जित होकर और बनता है N7 15। पॉजिटिव बीटा कण के साथ एक ऊर्जा का अन्य कण भी उत्सर्जित होता है जिसको अपन न्यूट्रिनो कहते हैं। ये N7 15 नाभिक पुनः एक हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है और बनाता है C6 12 और हीलियम नाभिक 2He4 प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यदि इन सब अभिक्रियाओं का योग कर लें तो देखिए इसमें ये N7 13 से ये N7 13 कैंसिल, ये N7 C6 13 से ये C6 13 कैंसिल, N7 14 से ये N7 14 कैंसिल, OH 15 से ये OH 15 कैंसिल, N7 15 से ये N7 15 कैंसिल, C6 12 से ये C6 12 कैंसिल। तो देखिए जो ये अभिक्रिया है इनका लेफ्ट हैंड साइड का योग करें अपन तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित हो रहे हैं। राइट हैंड साइड में देखिए एक हीलियम नाभिक, एक और एक ये दो पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो, और इन सब ऊर्जाओं का योग करें तो ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनता है, 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से ये अभिक्रिया संपन्न होती है, इसको कहते हैं अपन कार्बन नाइट्रोजन चक्र। देखिए एक प्रोटॉन चक्र था, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन चक्र। प्रोटॉन चक्र अपेक्षाकृत कम ताप पर, अपेक्षाकृत अपन पहले कह चुके हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं अति उच्च ताप पर संपन्न होती है, 10⁸ केल्विन की कोटि के अति उच्च ताप पर संपन्न होती है। लेकिन अपेक्षाकृत इन दोनों में देखें तो प्रोटॉन चक्र अपेक्षाकृत कम ताप पर, जबकि कार्बन नाइट्रोजन चक्र जो है वो अपेक्षाकृत अधिक ताप पर संपन्न होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं अब तक सैद्धांतिक व प्रायोगिक रूप से ही संपन्न हो पाई हैं। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से नाभिकीय संलयन रिएक्टरों का निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है और इसमें सबसे जो बड़ी अड़चन है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिबंध। कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अति उच्च ताप 10⁸ केल्विन की कोटि का अति उच्च ताप चाहिए। यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न हो इसके लिए सूर्य बनाना पड़ेगा पृथ्वी पर, और ये अभी तक केवल सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से एक बार किसी क्षण के लिए अति उच्च ताप मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन लगातार किसी नाभिकीय संलयन रिएक्टर के लिए इतना ताप 10⁸ केल्विन की कोटि का अति उच्च ताप बनाए रखना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से नाभिकीय संलयन रिएक्टरों का निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है।